We're done with what is a wave, what is frequency, what is time period. We're done with the idea कि भाई किस तरह से वेव में एक सोर्स होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फिर वो एनर्जी किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफर हो रही होती है. And when the energy is propagated through a medium, the particles of the medium oscillate, they vibrate, and this vibration occurs as long as the energy is being transferred, and the vibration stops when the energy has passed through the medium. और ये वेव को कैसे पुश करते हैं, राइट लेफ्ट धक्का देते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है. एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ भी हमने कर लिया है. ऐसा ही है. क्या हमने फेज डिफरेंस पढ़ लिया? अच्छा, यहाँ कुछ लोगों को शायद मैंने फेज डिफरेंस पढ़ा दिया होगा, तो कोई बात नहीं, वो दोबारा भी पढ़ लें. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, फिर आगे चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग और भी डिस्कशन है. फेज एंड फेज डिफरेंस. देखिए, अब तक हमने एक चीज समझने की कोशिश की कि एक वेव में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो जितने भी पार्टिकल्स हैं जो ऑसिलेट करेंगे व्हेन द वेव passes थ्रू देम, उन सब की ऑसिलेशन एक जैसी होती है. लाइक दे आर द सेम पैटर्न ऑफ ऑसिलेशन. सबका टाइम पीरियड सेम है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और सबका पैटर्न भी एक जैसा. ऐसा नहीं है अगर एक यूं ऑसिलेट कर रहा है तो दूसरा यूं ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा और तीसरा यूं ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा. लाइक सबकी ऑसिलेशन एक जैसी है. So all the points along a wave have the same pattern of vibration. सही है. पैटर्न मतलब फ्रीक्वेंसी और क्या कहते हैं, द वे दे आर गोना ऑसिलेट एंड एवरीथिंग. बस एक मसला है, वो ये कि नॉट ऑल द पार्टिकल्स आर गोइंग टू वाइब्रेट इन स्टेप विद ईच अदर. यानी एक वेव में सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर नहीं जाते, सारे एक साथ नीचे नहीं आते, बल्कि अगर एक पार्टिकल लेट से मीन से एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक पार्टिकल लेट से अभी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो यू विल फाइंड a particle at mean position, you will find a particle which is somewhere between the mean and the extreme position. और किसी भी पार्टिकल को किसी भी पोजीशन पे देखकर आप धोखा ना खाएं कि वो हमेशा वही रहेगा. Right now you may see a point at mean position. After a while you will find that at extreme position, and the point that you find right now at extreme position, you will find it at mean position after some time. तो होता ये है कि एक साथ सारे ऊपर नहीं जाते कि एक साथ you see all the particles at extreme position and then एक साथ all you see all the particles at mean position. Rather ये क्या चल रहा होता है, like they are out of step with each other. Vibration सबकी एक जैसी है, लेकिन एक साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाला सीन नहीं है. समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानी शादियों में, मेहंदियों में क्या होता है, सारे कजन 2 महीने बेशर्मों की तरह प्रैक्टिस करते हैं, एंड परफॉर्मेंस वही ठुस होती है. पहले एक का हाथ घूमता है, फिर उसके बाद दूसरे का घूमता है, तीसरे को आप कोनी मारते हो, भाई तू भी तो घुमा ले. सही है. तो यहाँ भी वही सीन है कि लाइक जो वेव में सारे पार्टिकल्स है ना, दे डोंट ऑसिलेट इन स्टेप विद ईच अदर, के साथ एक साथ जा रहे हैं, साथ नहीं जा रहे हैं. तो हाउएवर डिफरेंट पॉइंट्स डू नॉट नेसेसरीली वाइब्रेट इन स्टेप विद वन अनदर. As one point on a wave vibrates, the point next to it vibrates slightly out of step. कि अगर एक पार्टिकल मीन पर है, एक्सट्रीम पर है, तो उसका बाजू वाला उससे थोड़ा सा नीचे है, उसके बाजू वाला थोड़ा सा उससे नीचे. हालांकि उसने भी एक्सट्रीम पर ही जाना है, बट अभी वो वहां पर नहीं है. समझ रहे हो आप? With it, we say that they are out of phase with each other. ये जो पार्टिकल का आउट ऑफ स्टेप होना है ना, कि भाई ये अपनी ऑसिलेशन में आगे निकल गया या ये अपनी ऑसिलेशन में अभी पीछे है, ऑसिलेशन सबकी एक जैसी है, तो हम कहते हैं कि भाई दे आर आउट ऑफ स्टेप विद ईच अदर, देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन देम. यानी उनके बीच क्या है, उनके बीच एक फेज डिफरेंस है. अब फेज डिफरेंस इटसेल्फ इज अ प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर करते हो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अपनी ऑसिलेशन में कितना आगे निकल गया या कितना पीछे रह गया. सो फेज डिफरेंस इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट by which one particle or one point in a wave is leading or lagging the other point in the same wave. So phase difference is the measurement of the amount by which one oscillation leads or lags behind another. ठीक है, कि एक ऑसिलेशन दूसरी ऑसिलेशन से कितना आगे निकल गया, कितना पीछे रह गया. मैं आपको जरा अभी एग्जांपल दूंगा, आपको 2 मिनट में समझ आएगा. फॉर एग्जांपल, आपके पास
5 पार्टिकल्स हैं, ए बी सी डी ई, और सबकी ऑसिलेशन एक जैसी है। सबने क्या करना है जी, मीन से एक्सट्रीम पे जाना है, फिर वापस मीन पर आना है, फिर लोअर एक्सट्रीम पे जाना है, फिर अपर मीन पर आ जाना है। एक अभी ए पर है, ये पॉइंट ए जो अभी मीन पर है, जिसने भी अपनी ऑसिलेशन लेट से स्टार्ट करनी है। एक पॉइंट है बी जिसने 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन कर ली है, यानी मीन से एक्सट्रीम पे जा चुका है। एक इतना जज्बाती है कि वापस मीन पर आ चुका है, लेकिन आधी ऑसिलेशन कंप्लीट करके, तो ये सी हो गया। डी ने 3/4 ऑसिलेशन कर लिया है, और अल्लाह नजरे बद से बचाए, ये जो ई है ये तो अपनी पूरी ऑसिलेशन कर चुका है, ठीक है ना। तो अभी ए मीन पर है, बी एक्सट्रीम पर है, सी वापस मीन पर है, डी लोवेस्ट एक्सट्रीम पर है, और डी ई ने तो पूरा एक ऑसिलेशन करके वापस मीन पर आ गया। बट ये सब अपनी अपनी ऑसिलेशन में आगे पीछे हो गए, करना सबने एक ही काम है, सबकी ऑसिलेशन एक जैसी है, लेकिन सारे आप नहीं देख रहे हैं कि एक साथ सारे एक्सट्रीम पोजीशन पे या सारे एक साथ मीन पोजीशन पे। अगर मैं कहूं बी इज लीडिंग ए बाय 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन, नाराज तो नहीं होंगे आप कि बी ए के मुकाबले में कितना आगे निकला हुआ है, 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन आगे निकल गया। या अगर मैं कहूं सी इज लीडिंग ए बाय हाफ ऑफ द ऑसिलेशन, कि भाई सी जो है वो एज कंपेयर टू ए आधी ऑसिलेशन आगे निकला हुआ है, ऐसा ही है। अगर मैं आपसे कहूं डी इज लीडिंग ए बाय 3/4 ऑफ द ऑसिलेशन, नाराज तो नहीं होंगे, ऐसे ही है। अब आमतौर पर वी डू नॉट प्रीफर writing this in the form of 1/4 of the oscillation, half of the oscillation, 3/4 of the oscillation, क्योंकि अगर लाइक एक एक क्वार्टर का डिफरेंस होता है ना, तब तो फिर आसान होता है। बट अगर अभी मैं बोलूं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से 5/7 दी ऑसिलेशन आ गई, तुम सोचते रह जाओगे कम वक्त कितना आ गया ये, समझ रहे हो आप। तो वी डू नॉट प्रिफर यूजिंग दिस कि भाई कितना पार्ट ऑफ द ऑसिलेशन आ गया हो, कितना पार्ट ऑफ द ऑसिलेशन पीछे हो, ये गलत नहीं है। इससे बहुत बेहतर तरीका ये हो सकता है, इससे बहुत बड़ा तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, एक कंप्लीट ऑसिलेशन को, यानी मीन से एक्सट्रीम तक जाना, फिर एक्सट्रीम से मीन तक आना, फिर मीन से लोअर एक्सट्रीम पे जाना, और फिर वापस मीन तक आना, इस पूरी ऑसिलेशन को आप तोड़ दे 360 हिस्सों में, इनटू 360 पार्ट्स। सो अ कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव इज थॉट ऑफ एज 360 डिग्री। तो अब अगर कोई वेव, कोई पॉइंट लेट से 90 डिग्री, क्या कहते हैं, 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन आगे, इसका मतलब वो कितना आगे, 90 डिग्रीज आगे, समझ रहे हो। लाइक अगर एक कंप्लीट ऑसिलेशन 360 डिग्री हो गई, तो आधी ऑसिलेशन कितनी हो गई, 180। 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन कितनी हो गई, 90 डिग्री, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का फेज 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन का डिफरेंस है ना, इसका मतलब इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। सी इज लीडिंग ए बाय हाफ ऑफ द ऑसिलेशन का मतलब अगर मैं लिख दूं फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज 180 डिग्री, नाराज तो नहीं होंगे आप। सिमिलरली डी इज लीडिंग ए बाय 3/4 ऑफ द ऑसिलेशन, तो मैं लिख दूं फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी इज 270 डिग्रीज, ऐसा ही है ना भाई। और अगर फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई निकालोगे ना, तो वो 360 डिग्री है, ई पूरा एक ऑसिलेशन आ गया है। और अगर फेज डिफरेंस 360 हो या 0, तो इसका मतलब है वो इन फेज भी दी जाता है। 360 को आप 0 ही बोल सकते हो, क्योंकि अगर एक वेव, एक पार्टिकल पूरा 360 डिग्री आ गया है ना, इसका मतलब अपेरेंटली वो आपको 7 ऊपर जाते हुए 7 नीचे आते हुए नजर आ रहे होंगे, समझ लो। 7 जिएंगे 7 मरेंगे, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि वो इन फेज है, मतलब 7 ऊपर जा रहे हैं 7 नीचे आ रहे हैं, समझ लो आप मेरी बात। यहां तक सबको क्लियर है। I would appreciate everyone to please write all clear in the chat if you're all clear till now. Sir, what exactly is phase? देखो आमतौर पर जब आप कहते हो ना, आप फेज डिफरेंस निकाल रहे हो, ठीक है, we usually find the phase difference, या we usually find the phase in case जहां पर दो लोग बिल्कुल रिपीटेड मोशन या रिपीटेड इवेंट हो रहा होता है, और आप फिगर आउट करना चाहते हैं कि भाई ये साथ साथ हो रहा है
या साथ साथ नहीं हो रहा है, तो आप किसी, अब मसला ये है कि भाई एनर्जी स्टेप बाय स्टेप आगे जा रही है ना। अब एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पर है। अब अभी एनर्जी यहाँ तक पहुंची तो ये तो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा ना। बाजू वाले के पास एनर्जी उसके बाद पहुंची तो वो उसके बाद ही ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा ना। उसके बराबर वाली उसके बाद पहुंची तो वो तभी स्टार्ट करेगा ना। तो फॉर एग्जाम्पल जो आगे वाला पार्टिकल होगा उस तक जब तक एनर्जी पहुंचेगी नहीं वो ऑसिलेशन स्टार्ट कैसे कर देगा। और जो पहले होगा उसकी ऑसिलेशन पहले स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे इन स्टेप ऑसिलेट नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात। मिकाइल शाह के साथ ये पार्टिकल्स अलग अलग क्यों ऑसिलेट करते हैं, बिकॉज जिस जब एनर्जी पहुंचेगी तभी उनका नाच स्टार्ट होगा ना। डू वी हैव टू कॉपी योर नोट्स इन आवर रजिस्टर, यस बट आफ्टर द क्लास फ्रॉम द ड्राइव। ड्राइव पे सारे स्क्रीनशॉट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ए और ई में क्या सीन है कि अगर देखा जाए ए और ई में, तो ई पूरा 360 डिग्री आ गया है, लेकिन पूरी एक ऑसिलेशन आ गया है। अब दोनों साथ साथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो दे विल स्टिल, अगर पूरी एक ऑसिलेशन आगे होगी ना, वो होता है ना ट्रैक पे जाते हैं, एक अजीब जज्बाती दोस्त होता है। सुबह ट्रैक पे जाना होता है, आप उठते हो, हाँ भाई चलो ट्रैक पे, यार मैं तो करके भी आ गया हूँ, चलो तुम लोग के साथ दोबारा चल लेता हूँ, सही है। आप बोलते हो यार मेरे से अकेले नहीं हो, एक बार नहीं हो पा रहा है, एक बार करके आ गया दोबारा जा रहा है ये, सही है। तो वो तो देख, बाहर वाले को देखने में ऐसे ही लगेगा ना भाई अभी हम ट्रैक पे जा रहे हैं, लेकिन ये जज्बाती वो जो सुबह एक दफा ट्रैक करके आ चुका है, समझ रहे हो। तो दे वुड अपियर एज इन फेज ना, हालांकि फेज इवन 360 का पूरी एक ऑसिलेशन आ गया वो, बट अभी भी जा रहा तो साथ ही है ना। रिकॉर्डिंग की जो ड्राइव है ना उसके अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। अब देखो ये एक वेव है, इससे मैंने डिफरेंट पॉइंट बना दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन बाई एच तक है, सही है। फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड एफ बता दो। देखो वो पार्टिकल दैट आर सेपरेटेड बाय अ लैम्डा, देखो बी अपने पीक पर है और एफ भी अपने पीक पर है। थोड़ी देर बाद इन्होंने साथ नीचे आना है, साथ ऊपर जाना है, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है ना वो 360 डिग्री है या जीरो। सो द पॉइंट दैट आर सेपरेटेड बाय अ वेवलेंथ आर इन फेज विद ईच अदर। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ फेज डिफरेंस निकाल दो बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी का फेज डिफरेंस मैं ऐसे निकालूंगा कि मैं बोलूंगा भाई एक कंप्लीट ऑसिलेशन 360, आधी ऑसिलेशन 180, उसका आधा 90। क्या बात है जालिम, ये 360 डिग्री है और ये कितना है, 90 डिग्री है, सही है। चलो भाई बाकी आप सबने बताना है, ठीक है। ए और सी का बताओ भाई। नो नो, ऐसा ही है भाई। तो अच्छा, डी और बी का बताओ, नेगेटिव में नहीं बताओ, बस मैग्नीट्यूड बता दो। डी और बी का कितना है भाई, ये भी तो 180 है ना, because one complete oscillation is thought to be of 360 डिग्रीज। बी और जी का बताओ भाई, बी और जी का बताओ। ये तो बी और जी की अगर हम बात करें तो बी और जी का मतलब एक वेव और फिर 1/4 ऑफ द वेव, तो 360 प्लस 90 मतलब 450 कर दो, या सिर्फ 90 भी कर दो तो एक ही बात है, क्योंकि 360 होते ही जीरो हो जाता है, समझ रहे हो ना। ये तो मुसाब भाई 480, 450, हाँ। बी और एच,
270 आपने खाई? हाँ। तो बच्चा भी हमारी ऑनलाइन क्लास ले रहा था। हाँ भाई, 540 या 180 ऐसे ही है। सारे मेरे साथ हैं। हाँ भाई, दो लीटर पानी खत्म करना है 2 घंटे में। तो तड़की ट्रीट देनी है फ्राइडे को। साइनोवा की ट्रीट देनी है, नई बोतल लेने की ट्रीट देनी है। आज नहाया हूं, उसकी भी ट्रीट दे दूं। फेस वॉश से मुंह धोया है, उसकी भी ट्रीट देनी है। बीकान हाउस में A2 में इतना प्यारा बच्चा है मेरा एक, उसको पाँव में चोट लग गया, फ्रैक्चर हो गया। सारे दोस्तों ने ट्रीट लिए फ्रैक्चर की। बड़े यार ट्रीट तो दे दे इस बात पे। एक्चुअली बेचारे ने ट्रीट दिए ले जाएंगे। बताओ यार, इतने जालिम है आजकल के बच्चे, अपने दोस्तों के पाँव टूट जाते हैं उस पर ट्रीट लेते हैं। क्या जमाना आ गया। 90 और 180 कैसे? असल में 450 का मतलब 360 में ना आप जीरो हो जाते हो। तो अगर 360 एक बार हो गया ना, तो वो मतलब वापस फेज डिफरेंस जीरो ही हो गया। तो आप 0 + 90 यानी 90 कर लो, या 360 + 90 450 कर लो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। समझ रही है हानिया? मिकाइल 1.25 मतलब? सर जी 1.25 ऑसिलेशन आगे देन बी। जी जो है वो बी से, हाँ 1.25 ऑसिलेशन आ गया, ऐसा ही है बेटा मिकाइल भाई। अगर दोनों ऑसिलेशन के बाद साथ हो जाएंगे तो उसकी नेक्स्ट वेव सारे पॉइंट एक साथ नहीं होंगे। नहीं समझ नहीं आया काजिम, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सर अगर दोनों एक ऑसिलेशन के बाद साथ हो जाएंगे तो उसकी नेक्स्ट वेव सारे पॉइंट एक साथ नहीं होंगे। नहीं नहीं, सिर्फ वो पॉइंट ही साथ रहेंगे ना। जैसे एफ आगे है ना, लेकिन फिर भी अभी जब बी एक्सट्रीम पर है ना, तो एफ भी एक्सट्रीम पर है। फिर जब बी मीन पर आएगा तो एफ भी मीन पर ही आ जाएगा ना। तो बी और एफ जो है ना वो साथ साथ, बी एफ एफ ऊपर नीचे, दे आर गोइंग टू ऑसिलेट टुगेदर। हाँ चलो भाई, ये जरा कुछ सवालात हैं जिनको निपटाते हैं। फिगर ए एंड बी बिलो शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ रिस्पेक्टिवली फॉर अ ट्रांसवर्स वेव। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन है, इससे आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से आप क्या निकालते हैं? वेवलेंथ निकालते हैं, यानी कि लेमडा निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड हो गया, एक कंप्लीट वेव का टाइम इज 40 मिली सेकेंड्स। और यहां पर एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताएगा? टाइम पीरियड। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ क्या निकाल के देगा आपको? वेवलेंथ।
वो कितना है भाई, 4 मिलीमीटर्स। वी इक्वल एफ लेमडा, फ्रीक्वेंसी की जगह 1/t लिख दो, तो 1 टाइम पीरियड कितनी है बेटा, 40। और लेमडा कितना है बेटा, 4 मिलीमीटर्स। ये तो शान की लहर। सारे मेरे साथ हैं, एवरीवन जस्ट राइट ऑल क्लियर ऑन चैट, क्विकली क्विकली। आगे जरा कुछ तगड़े एमसीक्यू जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। लैम्डा कैसे निकाला आपने, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में ना, जो एक कंप्लीट वेव होती है ना, उसका जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा ही तो होता है ना। The distance traveled by energy when the vibrating particle has completed its full oscillation. आजा बड़ा, ये एमसीक्यू करते हैं। The diagram below shows an instantaneous position of a string as a transverse wave travel along it from left to right. ये आपकी पूरी वेव है जो कि मूव कर रही है लेफ्ट से राइट। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, state which one of the following correctly shows the direction of the velocities of the point 1, 2 and 3 on the string। ये आपकी वेव आ रही है टू द राइट, आप क्या करोगे, ये आपकी पूरी वेव फॉर्म थी ना। अगर वेव जा रही है टू द राइट तो आप पूरी वेव फॉर्म को पुश कर दोगे, कहाँ, टू द राइट। अब जब मैं उसको पुश करूंगा टू द राइट तो ये वेव आगे चली गई, ऐसा ही है। यही कर रहे थे ना पिछली क्लास में हम, कि भाई वेव जिस दिशा में जा रही है आपकी वेव प्रोफाइल उसी दिशा में पूरी प्रोफाइल क्या होगी, पुश हो जाएगी। अब जरा गौर से देखिएगा, पॉइंट 1 जो है ना वो पहले यहां था, अब कहाँ आ गया, नीचे। नजर आ रहा है आपको, सबको नजर आ रहा है। पॉइंट 2 पहले यहां था, अब कहाँ आ गया, ऊपर। पॉइंट 3 पहले यहां था, डॉटेड लाइन का मतलब पहले कहाँ था, और आफ्टर सम टाइम नीचे आ गया, ऐसा ही है। तो 1 गया ऊपर, 1 गया नीचे, डॉटेड का मतलब पहले कहाँ था, और सॉलिड लाइन का मतलब अभी कहाँ है। 2 गया ऊपर, 3 गया नीचे, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बेटा, सदब आपको समझ आया, डी ई नहीं है, डी है। Anyone who wants me to repeat this? एक साथ। शाफे भाई, अली गुल खान और मुस्तकीम, देखिए दोबारा से करते हैं एक बार। ये आपकी ये पूरी वेव प्रोफाइल, ये वेव है आपकी जो कि टू द राइट मूव कर रही है, ऐसा ही है। ये आपने पूरी वेव बनाई और फिर उसको धक्का मार दिया, भाई आगे चले जाओ टू द राइट। तो जब आपने इसको धक्का मारा तो अब पहले ये था, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में सिचुएशन थी वो ये थी, आपने डॉटेड मार्क कर दिया। और जब आप इसको आगे पुश करोगे प्रोफाइल को, तो प्रोफाइल आगे चली गई। ये बात सबको समझ में आती है। शाफे भाई, अली, गुल खान, अतीक, क्या यहां तक आप सबको समझ में आता है। 1972399, सही है। अब आप देखो ना, 1 पहले यहां था अब यहां आ गया, इसका मतलब 1 नीचे गया। डॉटेड का मतलब पहले कहां थे, और सॉलिड लाइन का मतलब आप अभी कहां हो। 2 पहले यहां था अब यहां आ गया, तो 2 ऊपर गई, 1 नीचे गई। 3 पहले यहां था अब यहां आ गया, तो 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 नीचे। वाह 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 वाह, डी इज द करेक्ट आंसर है भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। मिकाइल भाई को मजा आ गया, सही है।
हाइपोथेटिकल पुश मैं हाइपोथेटिकली ही कर रहा हूं। वाई वी ओनली पुश टूवर्ड्स फॉरवर्ड लिटिल, क्योंकि मुझे सिर्फ ये प्रेडिक्ट करना है नीचे जाएगा ऊपर जाएगा बस। तो जरा सा भी आगे पुश करूंगा तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अतीक समझ लो। और ये असल में मैंने बुक से क्वेश्चन उठाया है, इसलिए इसमें ऑप्शन भी कम वक्त पांच पांच दिए हुए हैं। पांच पेपर्स के जो क्वेश्चन थे उसमें आपको चार मिलेंगे। और दूसरा ये है कि जब पांच पेपर का क्वेश्चन आता है ना, तो ये जैसे ग्रिड बनी हुई है ना यहाँ पे, वो ग्रिड बनी हुई आती है। तो वो बहुत आसान होता है पुश करना, लाइक आप बस दो दो बॉक्सेस सबको आगे ले जाते हो, वेव आगे पुश हो जाती है, तो टेंशन की बात नहीं है। जैसे आपको जो प्रैक्टिकली वेव मिलेगी ना, वो इस तरह से ग्रिड में बनेगी। ग्रिड नजर आ रहा है आप लोगों को? अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये वेव बनाई हुई थी, या इनफैक्ट एग्जाम में जो ग्रिड बनी हुई मिलती है वो तो ये वाली मिलती है। एग्जाम में तो ये वाली बनी हुई मिलती है। सही है। अब आपने बोला भाई ये अजो 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 फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने वेव बनाई थी यूं, ये तो आशान की लहर है, उम्मीद की सहर है। अरे कहाँ गया मेरा काम? अब उन्होंने बोला भाई ये हमारी वेव है। ठीक है, जैसे उन्होंने ऐसे और लंबी कर देता हूँ। अब तुम्हें इसको आगे पुश करना है। अब तुमने बोला यार एक काम करता हूँ, एक तो होता है ना पूरा 90 डिग्री आगे जाना है, थोड़ा सा आगे जाना है, तुमने बोला यार एक काम करता हूँ, बस तुम मीन एक्सट्रीम पॉइंट ना तुम मार्क कर लो। अब हर चीज उतना ही आगे कर दो। कैसा? तो ग्रिड बना बहुत है तो बहुत आसान हो जाता है बनाना। समझ लिया आप खतीजा वाजिद? इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर। शाफी ये वाकई इसी वजह से होता है क्योंकि आईपैड पुराना हो जाता है। कोविड में लिया था मैंने ये आईपैड। आंसर बताओ गाइस, आंसर आंसर बताओ। क्या फैसला हुआ भाई? सर एग्जाम में 100 दिन की उम्मीद रखते हैं, कम बैक की उम्मीद कर सकते हैं। अरे मेक अ कम बैक, एवरीवन विल रिमेम्बर।
A wave coming from left to right in the medium is represented graphically by the figure. The graph actually shows the displacement of particles along the medium at a particular instant. At a part देखो पहला पॉइंट तो बहुत ही मुनासिब लग रहा है, पार्टिकल्स अलोंग द मीडियम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, बहुत मुनासिब पॉइंट है कि भाई एक गिवन इंस्टेंट पे, वो मैंने कहा था ना कि एक वेव की आपने फोटो खींच ली और फिर आपने बोला यही मेरा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, यानी यहां से लेके यहां तक इस पूरे डिस्टेंस पे जितने भी पार्टिकल्स है उस पर वो क्या डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, ये डायरेक्ट उसका ग्राफ है कि भाई इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसका कम है, इस पॉइंट के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ए बाय फार इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है ना। तो अभी मैं ए को मार्क कर रहा हूं, बट लेट्स सी बी सी डी के में क्या बुराई है, सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। द पार्टिकल एट द सोर्स एट द स्टार्ट ऑफ द वेव मोशन, नहीं ये सोर्स का ग्राफ नहीं, तो पूरे यहां से यहां तक डिस्टेंस ग्राफ है ना, तो जहां से यहां तक जितने पार्टिकल्स हैं सबका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, तो बी नहीं हो सकता। एनी वन पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट वेरियस इंस्टेंट, देखो इसमें ये प्रॉब्लम है, वेरियस इंस्टेंट का मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है, किसी एक टाइम पे किसका क्या डिस्प्लेसमेंट है। अगर वेरियस इंस्टेंट पर होता तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये बताता है ना कि भाई इस पॉइंट इस टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, इस टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट है। सो इफ यू वांट डिस्प्लेसमेंट एट वेरियस इंस्टेंट, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ थोड़ी होगा, फिर तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। तो सी और डी के तो वैसी छुट्टी हो गई, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स अलोंग द मीडियम अगेन एट वेरियस इंस्टेंट नहीं, एक गिवन इंस्टेंट पर होता है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। आप एक बार एक फोटो खींचते हो, मैंने आपसे क्या कहा था, इमेजिन करो वेव रुक गई है, आपने तस्वीर खींच ली, इस लम्हे कौन सा पार्टिकल किस डिस्प्लेसमेंट पर है, वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ बताएगा। है भाई, खालिद समझ आ रहा है। फिर एनी वन पार्टिकल अलोंग द मीडियम ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल, मेरे ख्याल से एक नहीं बहुत सारे साइकिल्स हैं यहाँ पे, तो ये तो वैसे ही हटा दो, किसी एक पार्टिकल की का कोई ग्राफ श्राफ नहीं है ये, तो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बात फायजा। हाँ सदफ का आंसर करेक्ट है, उसने बोला सर ए बी सी डी ई में से कोई होगा। वेरी जीनियस बेटा। लारे का तो सही आंसर, मुइज डी समझ आ रहा है भाई। बाकी लोग प्लीज कंफर्म करें, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस एमसीक्यू। जल्दी जल्दी बताओ ताकि अगले क्वेश्चन पे जाए। यार इसका जवाब दे दो, दिल नहीं तोड़ना मेरा बस, एक ही दिल है मेरा। कैमरा हिलाया है क्या किसी ने। सर बस ये समझ में आया है क्या है हमको, चार्ज हो गए बच्चे, मैं देख रहा हूँ। हाँ भैया। हम्म। बे हामिद तू नोट से देख के बता रहा है आंसर, मैं बता रहा हूँ एड्रेस निकलवा के घर पहुंच जाऊंगा हामिद। द डायग्राम shows a snapshot of a horizontal slingy spring when it is A at rest and carrying a longitudinal wave moving from left to right. मैंने आपसे कहा था भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि पार्टिकल्स सेम डिस्टेंस पर मेंटेन करके होते हैं, लाइक आम तौर पर, बट जब वेव जाती है ना तो यू सी कंप्रेशन देन रेयरफेक्शन देन कंप्रेशन, यू नो सीरीज ऑफ कंप्रेशंस रेयरफेक्शंस। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज वन फुल लेंथ। नहीं मेरे ख्याल से ये कंप्रेशन का सेंटर है और ये रेयरफेक्शन का सेंटर है, ये डिस्टेंस फुल वेव लेंथ नहीं है, ये हाफ वेव लेंथ है। फुल वेव लेंथ तो भैया यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, सही है। y इज इन फेज विद z,
वाई और जेड इन फेज नहीं है, एक्स और वाई इन फेज होंगे, बिकॉज वो पार्टिकल्स दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू लेमडा, समझ रहे हो, पूरी एक वेवलेंथ के डिस्टेंस पे जो पार्टिकल सेपरेट हुए वो होते हैं, वो इन फेज होते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ये तो इनके बीच तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, क्योंकि लेमडा बाय 2 का डिफरेंस है, डिस्टेंस है इनके बीच। The amplitude of oscillation of y is greater than the amplitude of oscillation of x। याद रखिएगा, एक वेव में सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है प्रोग्रेसिव वेव में। क्यों भाई? हो सकता है कोई पार्टिकल आपको एक्सट्रीम पर, डिस्प्लेसमेंट सबका डिफरेंट होगा, एक एक्सट्रीम पर है, एक मीन पर है, एक बीच में कहीं पर है। लेकिन अगर कोई अभी मीन पर है, इसका मतलब ये थोड़ी जिंदगी भर मीन पे रहेगा, उसने ऊपर जाना है, और उतना ही ऊपर जाना है जितने के बराबर वाला ऊपर गया था। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल अभी एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट पर है, और उसका बाजू वाला अभी नीचे, तो उसका मतलब वो हमेशा नीचे थोड़ी रहेगा, वो भी जो एक्सट्रीम पर जाएगा उतना ही एक्सट्रीम पर जाएगा जितना एक्सट्रीम पर पहला वाला गया था। तो सबका एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है। तो y का x से ज्यादा नहीं, x का y से कम नहीं, समझ रहे हो आप? तो द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ y इज ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ x। नहीं, x y z सबका एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा? सेम होगा। सही है। अच्छा भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ x एट दैट इंस्टेंट इज जीरो। हाँ, यह बात तो सही है। देखिए, पहले यहां पर था, अभी भी वही है, समझ रहे हो, पहले यहां था अभी भी वही है, पहले यहां था अभी भी वही है, तुम्हारे मिड और मॉक के मार्क जैसा। सही है। नहीं नहीं, टेंशन नहीं लो, मॉक के बेहतर आएंगे गाइस, टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह सीआई के बहुत अच्छे आएंगे। स्पीड ऑफ जेड एट दैट इंस्टेंट इज जीरो। जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वहां पे स्पीड मैक्सिमम होती है। याद रखिएगा, जब पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कर रहे होते हैं। जब पार्टिकल बिल्कुल टॉप पर होता है ना, तब डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होता है तब वेलोसिटी जीरो होती है, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तब तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यानी स्पीड मैक्सिमम होती है, उस वक्त स्पीड जीरो नहीं होती। तो मैं सारे मार्क कर देता हूँ। ये लैम्डा है, लैम्डा बाय 2 है, एक्स एंड वाई आर इन फेज एज दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 लैम्डा। ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, जो मैंने भी आपको समझाया ना, वो घर पे नोट से पढ़ लेना। यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं? बोलो नो। या जीरो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम स्पीड, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जीरो स्पीड। और वाह, ये है ना सवाल। नवंबर 1987 में सवाल पूछा गया था बेटा, मेरे पैदा होने से भी 6 साल पहले। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, बस ऑसिलेशन में याद कर लो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो फिर एक अलग ही मतलब हो जाता है। बस आप एक्सट्रीम याद कर लो कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी जीरो है फॉर वाइब्रेटिंग पार्टिकल, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एक स्पीड मैक्सिमम है।
क्यूट लग रहा हूँ। सर ये वेव सुसाइडल क्यों है? अबे साइनोसॉइडल, सुसाइडल नहीं, क्या कर रहे हो? A2 में पढ़ेंगे साइनोसॉइडल कर्व क्यों बनता है ये। सर सी आंसर नहीं है, सर सी है, सर सी है, सर सी है, लॉक कर। हाँ सी है, बट इसके थोड़ा वेव फॉर्म आपको स्केच करना पड़ेगा, बेशर्मों की तरह देख के बताना नहीं चाहिए, ठीक है। इधर आओ। भाई ये अच्छा सवाल है, इसको जरा समझते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव sinusoidal wave of wavelength lambda are passing vertically along a horizontal rope. P and Q are points on the rope 5/4 lambda apart. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच का फासला कितना है, 1.25 lambda. And the waves are traveling from P to Q. Which of the following correctly describe Q at an instant when P is displayed to its maximum upward? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि P अभी मैक्सिमम अपवर्ड पर है, मतलब क्रस्ट पे। और दूसरा ये कि P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5/4 लैम्डा। तो ये मैंने एक वेव बनाई, और मुझे एक चीज पता है कि भाई 5/4 लैम्डा का मतलब कितना होता है, 1.25 लैम्डा। P कहां पर है, मैक्सिमम अपवर्ड पर है। तो ये रहा P, ऐसा ही है। और Q कहां पर है उससे, 1.25 लैम्डा दूर है। Q कहां है, 1 पॉइंट, तो ये रहा 1 लैम्डा, और ये रहा 0.25 लैम्डा। तो मेरे भाई ये रहा Q, ऐसा ही है। P टॉप पर है और Q 1.25 लैम्डा बाद है। तो बताओ Q कहां पर है, यानी Q का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो Q का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, बोलो ना, 0 होगा। प्यारे बच्चों समझ आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं वो मैं भी समझाता हूँ, अप जाएगा डाउन जाएगा, वो मैं समझाता हूँ। बट ये बात समझ में आ रही है कि Q का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। आई वुड अप्रिशिएट नॉर्मल फ्रॉम एवरीवन प्लीज। हाँ मूवमेंट अभी एक्सप्लेन करेंगे, फेस वॉश से मुंह धो के सीधे थोड़ा है। अब ये मूवमेंट एक्सप्लेन करते हैं, लारेन को पहले ये दोबारा समझाया था। देखो लारेन, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि जो पार्टिकल P है ना, वो है मैक्सिमम अपवर्ड। पार्टिकल P सही मार्क किया मैंने, पहले ये बताओ। लारे यस या नो में जल्दी से आंसर दो बेटा। अच्छा Q 1.25 लैम्डा दूर है, ये देखो। P and Q are on the ropes 5/4 lambda apart। तो 1.25 का मतलब ये रहा 1 लैम्डा, और फिर ये रहा लैम्डा बाय 4, यानी 0.25 लैम्डा। तो अगर P यहां पर है तो Q यहां पर सही बनाया ना मैंने, यानी Q 0 डिस्प्लेसमेंट पर है। यहां तक क्लियर है आप लारे। अच्छा अब देखो, अब कहता है कि द वेव्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम P टू Q। वेव कहां से कहां जा रही है, P से Q जा रही है, मतलब वेव यूं जा रही है। वेलोसिटी इधर है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोफाइल बना के क्या करूंगा, आगे पुश कर दूंगा इसको टू द राइट। P से Q जा रहे हैं ना, तो ये देख मैंने इसको पुश कर दिया, पुश कर दिया आगे। अभी अब देखो, पहले आप थे यहां पर, क्यों पहले यहां पर था, अब इसको अगले इंस्टेंट ऊपर जाना है, तो कहां जाएगा ये, अब पड़ ही जाएगा ना।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्यू का अपवर्ड, वैसे तो जीरो डिस्प्लेसमेंट का एक ही ऑप्शन था, तो सी वॉज द करेक्ट आंसर, लेकिन फिर भी क्यू कहाँ जाएगा? अपवर्ड ही जाएगा ना भाई। बोलो नो। अभी यहां पर है, अभी पी मैक्स पर है और क्यू मिनिमम पर है, लेकिन फिर क्यू ने ऊपर जाना है ना। जो मीन पर होता है उसने एक्सट्रीम पे जाना होता है, जो एक्सट्रीम पे होता है उसने मीन पर जाना है। जैसे पी अगले लम्हे नीचे जाएगा और क्यू अगले लम्हे ऊपर जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द वेव्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पी टू क्यू। पी से क्यू जा रहा है, इसका मतलब टू द राइट जा रहा है ना। सकीना, खतीजा, समझ आया आप लोगों को? हाँ, क्यू नीचे इसीलिए नहीं गया ना क्योंकि क्यू ने ऊपर जाना है अगले लम्हे। जब आप, क्योंकि वेव टू द राइट जा रही है, आप वेव को आगे की तरफ पुश कर रहे हो, तो क्यू का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो ऊपर है। व्हेन द वेव इज पुश टू द राइट। मतलब यूजली एक वेव बना के बस आगे पुश कर देते हैं, और क्या। सकीना, वो आप जितना बनाना चाहेंगे वो मसले की बात नहीं है। आपने बस एक वेव फॉर्म बनानी है और उसको आगे पुश कर देना। नहीं समझ आ रहा है? भाई आप लोगों को ये बात तो समझ आ रही है ना कि P एंड Q आर सेपरेटेड बाय 1.25 लैम्डा। P एक्सट्रीम पर है तो Q मीन पर है। अब Q मीन पर है तो एक पार्टिकल मीन पर है तो अगले लम्हे वो एक्सट्रीम पर होगा ना। तो वो अपर एक्सट्रीम पे हुआ या लोअर एक्सट्रीम पे हुआ, ये कैसे पता लगेगा? ये हमने कल सीखा ना कि भाई एक वेव फॉर्म बनाओ और उसको पुश करो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। वेव की वेलोसिटी टू द राइट है, तो मैं वेव की प्रोफाइल को भी कहाँ पुश करूंगा? टू द, ये प्रोफाइल बनी हुई है, इसको मैंने पुश कर दिया टू द राइट। तो जब मैंने इसको टू द राइट पुश किया तो क्यू की अगली डेस्टिनेशन क्या है? टॉप पोजीशन। तो मीन से वो कहाँ जाएगा? एक्सट्रीम पे जाने के लिए उसको ऊपर मूव करना पड़ेगा ना, तो इट मस्ट मूव अपवर्ड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, एवरीवन जस्ट राइट ऑल क्लियर ऑन चैट so I can end the meeting here. इस अपनेपन के साथ के अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए।